हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सोनम को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर वीकेंड पर पृथ्वी लोक पर घूमने जाती थी। एक दिन सोनम की मुलाकात संजय नाम के एक लड़के से होती है। संजय बहुत ही काला लड़का था, लेकिन वो दिल से बहुत ही अच्छा था। इसी तरह सोनम और संजय रोज मिलने लगे थे और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। बहुत जल्द वो दोनों शादी कर लेते हैं। सोनम शादी करके अपने परिलोक वापस चली जाती है। अरे सोनम, तुमने एक इंसान से शादी की है, अब तुम्हें परिलोक में रहने का कोई हक नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अरे, तुमने एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे। सोनम को परिलोक की सारी परियां मिलकर परिलोक से बाहर निकाल देती हैं। सोनम अपने पति के साथ पृथ्वी लोक पर रहने लगी थी। थोड़े समय बाद सोनम को एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वो अंजलि रखती है। लेकिन अंजलि अपने पिता की तरह बेहद काली थी। एक दिन संजय की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सोनम परी अब अपनी बेटी के साथ पृथ्वी लोक पर अकेली रह जाती है। अब उसके पास ठीक से खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उसे ठीक से खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे अपने परिलोक वापस जाना चाहिए। सोनम अपनी बेटी को लेकर वापस अपने परिलोक जाती है। सोनम परी सीधा रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। पृथ्वी लोक पर मैं अपनी बेटी को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। आप प्लीज मुझे परिलोक में रहने की इजाजत दीजिए। ठीक है सोनम परी, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देती हूँ, लेकिन तुमने एक इंसान से शादी की है, इसीलिए तुम कभी भी परियों के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। ठीक है रानी परी, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस यहाँ मेरी बेटी की परवरिश ठीक से हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद से सोनम अपनी बेटी के साथ परिलोक में रहने लगती है। परिलोक में बहुत ही सुंदर सुंदर परियां थी। सभी परियां सोनम की बेटी अंजलि का हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब अंजलि शादी लायक हो चुकी थी। सोनम को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। परिलोक में हर कोई अंजलि को देखकर चला जाता था और पीछे से उसका बहुत मजाक बनाता था। ये सब सोनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन महल में रानी परी ने सभी परियों के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया था। सभी सुंदर सुंदर परियां उसमें शामिल होती हैं। जब ये बात सोनम परी को पता चलती है, तो वो भी अपनी बेटी अंजलि को लेकर उस स्वयंवर में पहुंच जाती है। अंजलि और सोनम को देखकर वहाँ सभी परियां बहुत गुस्सा हो जाती हैं। सोनम, यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तुम यहाँ हमारा स्वयंवर खराब करने आई हो ना? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। देखो बहन, मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। क्या पता मेरी अंजलि को भी कोई लड़का मिल जाए। ये स्वयंवर परियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। और तुमने पहले ही एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवा दी है, इसीलिए अच्छा होगा
कि ये इंसान की बच्ची को लेकर यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक परी हूँ, मेरे अंदर एक परी वाले सारे गुण हैं। अगर तुम एक परी हो तो तुम इतनी काली क्यों हो? हमारी तरह गोरी क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि परियां बहुत खूबसूरत और गोरी होती हैं? तुम काली हो, बेहद काली, इसीलिए तुम एक परी बिल्कुल नहीं हो सकती। अब चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ, वरना हम धक्के मार कर तुम्हें बाहर कर देंगे। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए न रानी परी, ये सब मुझे और मेरी बेटी को इस स्वयंवर में आने से मना कर रही है। मेरी बेटी भी शादी लायक है रानी परी, उसे भी इस स्वयंवर में आने का पूरा हक है। देखिए रानी परी, अगर ये इंसान की बच्ची इस स्वयंवर में रहेगी तो हम सभी परियां यहाँ से अभी चली जाएंगी। हाँ हाँ, हम अभी चली जाएंगी। सोनम परी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम परियों के किसी भी कार्यक्रम में अब भाग नहीं ले सकती, इसीलिए तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकती हो। यदि तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गई तो तुम दोनों को धक्के मारकर परी लोक से बाहर निकाल दिया जाएगा। सोनम परी अपनी बेटी को लेकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन अंजलि परी पृथ्वी लोक पर घूमने जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, रक्षा करो मेरी। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अंजलि परी उस आवाज को सुनते हुए एक गुफा में चली जाती है। वो देखती है कि एक चुड़ैल ने रानी परी को बंदी बना रखा है। अरे, ये तो रानी परी है, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे बरसों के बाद तू मिली है। तूने मुझे परीलोक से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। अब देख, आज मैं अपना बदला लूंगी। मैंने तुम्हें परीलोक से इसीलिए निकाला था क्योंकि तुम काला जादू करती थी और दूसरी परियों को परेशान करती थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी थी, कुछ गलत नहीं किया था। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगी बुढ़िया। आज देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। चुड़ैल रानी परी को मारने के लिए अपने शस्त्रों को तैयार करती है। ये चुड़ैल तो रानी परी को मार डालेगी। नहीं नहीं, मुझे रानी परी को बचाना होगा। तभी अंजलि चुड़ैल के सामने पहुंच जाती है और बोलती है, रुको, तुम रानी परी को कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, रानी परी को छोड़ दो। ए लड़की, चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा। मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इस रानी को इसके किए की सजा दे रही हूँ। मैं सब जानती हूँ, रानी परी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती, इसीलिए इन्हें छोड़ दो। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं रानी परी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। चुड़ैल अंजलि पर अपने जादू से वार करती है और उसे गोल गोल घुमाकर जमीन पर गिरा देती है। मैंने कहा था तुझे कि चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा। अब इस रानी परी से पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद इस रानी परी को मारूंगी। अंजलि अपने जादू से चुड़ैल से लड़कर रानी परी को आजाद कर देती है। रानी परी आजाद होते ही अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर वार करती है और चुड़ैल को कैद कर लेती है। फिर अंजलि और रानी परी मिलकर चुड़ैल को भस्म कर देती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा,
अगर तुम आज सही समय पर नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं मिलती। रानी परी, आप हम सबकी रक्षा करती हैं। यदि आज मैंने आपकी रक्षा की तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया। मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं रानी माँ, जिस समय पर जो सही था आपने वही फैसला लिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रानी माँ। अंजलि की ये बात सुनकर रानी परी अंजलि को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, अरे रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर रानी परी एक सोने का लहंगा प्रकट करती है और अंजलि परी से कहती है, अंजलि ये लो बेटा, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। इसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाओगी। तुमने मेरी इतनी मदद की है और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये लो, इसे पहन लो। उसके बाद अंजलि उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और देखते ही देखते वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है। फिर वो रानी परी का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद वो दोनों परीलोक वापस लौट जाते हैं। परीलोक आकर अंजलि अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानी परी सोनम के पास अपने बेटे शाहरुख का रिश्ता लेकर पहुँच जाती है। सोनम, मुझे अपने बेटे शाहरुख की शादी तुम्हारी बेटी अंजलि के साथ करनी है। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? रानी परी, क्या आप सच में मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहती हैं? हाँ सोनम, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। रानी परी की ये बात सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि और शाहरुख की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। उसके बाद अंजलि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत खुशी खुशी करती है। एक बार की बात है, कानपुर गांव में करण और प्रिया नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। उनके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले ही हो गई थी। प्रिया और करण बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। करण प्रिया का बड़ा भाई था, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने घर को चलाने के लिए, अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए वो कपड़ों की दुकान में काम किया करता था। माता पिता की मृत्यु के बाद करण ने अपनी कमाई से, अपने पैसों से प्रिया की पढ़ाई करवाई। पढ़ लिखकर प्रिया अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम किया करती थी। दोनों के कमाने की वजह से ही घर के सारे खर्चे अच्छे से चल पाते थे। करण और प्रिया दोनों भाई बहन ही भगवान पर बहुत विश्वास किया करते थे और वो दोनों भगवान की प्रार्थना भी किया करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रिया स्कूल के लिए निकल रही थी। तभी वो अपने भाई को बोलते हुए जाती है, अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है प्रिया, तू जा, लेकिन आराम से और ध्यान से जाना। अभी कोई ज्यादा लेट नहीं हुई है। कल जल्दी जल्दी के चक्कर में खुद को चोट लगा ली। ठीक है, तू जा, और मुझे भी जाना है दुकान पर। अपना ध्यान रखना। फिर प्रिया स्कूल पढ़ाने के लिए अपने घर से चली जाती है। करण और प्रिया में बहुत ही अच्छी बनती थी। करण प्रिया से बहुत प्यार करता था। प्रिया को स्कूल में पढ़ाने के जितने भी पैसे मिलते थे, वो महीने के सारे पैसे लाकर अपने भाई के हाथ में रख देती थी। हर बार की तरह इस बार भी महीना पूरा हो जाने पर
प्रिया को स्कूल से उसकी सैलरी मिलती है। तो घर आकर प्रिया अपने सारे पैसों को लेकर अपने भाई के पास जाती है और करण से बोलती है, भैया ये लो, मुझे स्कूल से सैलरी मिली है, ये पैसे आप अपने पास रख लो। अरे नहीं प्रिया, तुम अपने पैसे अपने पास रखो। तुम हर महीने अपनी सारी सैलरी लाकर मुझे दे देती हो, कभी तो तुम अपने पास रख लिया करो, और फिर तुम्हें कभी भी उन पैसों की जरूरत पड़े तो इसमें से निकाल कर तुम खर्च कर लेना। नहीं नहीं भैया, मुझे अगर कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांगकर काम कर लूंगी, लेकिन भैया पैसे रखने का काम आप ही कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है बहन, अब तू जाकर हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल दिया है। इसी तरह से दोनों भाई बहन अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। फिर एक दिन जब प्रिया स्कूल से पढ़ाकर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक लड़का रोक लेता है और उससे बोलता है, प्रिया तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं नहीं, मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती हूँ। अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो पहले मैं अपने भैया से पूछूंगी, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। फिर उस दिन प्रिया घर पहुंचकर अपने भाई करण को रास्ते में मिले सुनील नाम के लड़के के बारे में सब कुछ बताती है। भैया रास्ते में मुझे सुनील मिला था, वो मुझसे दोस्ती करने के लिए बोल रहा है, क्या मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ? अरे बहन, तुम इतनी सी बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो। वैसे सुनील तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर इस तरह से सुनील और प्रिया की दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब भी प्रिया करण के बारे में कोई भी बात सुनील को बताती थी तो सुनील को बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। अच्छा सुनील, अब मैं घर चलती हूँ, मेरे भैया घर पर अकेले होंगे। प्रिया के वहाँ से चले जाने के बाद सुनील सोचता है, अरे यार, प्रिया तो हमेशा अपने भाई के बारे में ही बात करती रहती है, मुझ पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इन दोनों भाई बहन को अलग करना ही सही रहेगा, तभी शायद प्रिया थोड़ा सा ध्यान मुझ पर डाल पाएगी। फिर उसी दिन से सुनील प्रिया को करण के खिलाफ भड़काने लगता है। अरे नहीं नहीं सुनील, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे भैया ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। शुरू में तो प्रिया सुनील को डांट देती थी, लेकिन रोज रोज वही बातें सुनने के बाद प्रिया भी धीरे धीरे सुनील की बातों में आने लगती है। फिर एक दिन सुनील प्रिया के घर पर आकर प्रिया से बोलता है, प्रिया, मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ, तुम अपनी सारी सैलरी अपने भाई के हाथ में मत दिया करो। सारे पैसे वो लेकर किसी न किसी दिन कुछ बड़ा कर देगा और उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। तुम अपनी हर महीने की सैलरी अपने भाई को देना बंद कर दो। इसलिए मेरी बात मानो, अपने भाई को पैसे मत दिया करो। तुमसे अगर अपने पैसे संभाले नहीं जाते तो तुम मुझे दे दिया करो, मैं तुम्हारे पैसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। अरे सुनील, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे भैया कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अपने भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ और तुम मेरे भैया के बारे में इतना बुरा बुरा मत बोला करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर करण के पास अपनी सैलरी जोड़कर और अपनी छोटी बहन प्रिया की सैलरी को जोड़कर घर के खर्च निकालने के बाद कुछ सेविंग बचाई हुई थी। उन पैसों से वो अपनी एक छोटी सी जमीन खरीदना चाहता था। इतने दिनों से पैसा जोड़ने के बाद आज हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम एक छोटी सी जमीन
अपने लिए ले सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पहले जमीन खरीद लेता हूँ, फिर प्रिया को सरप्राइज दे दूंगा, जिसे सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाएगी। करण बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अगले दिन जाकर जमीन देखकर उसकी पेमेंट भी कर देता है और उसके कागज लेकर घर वापस आ जाता है। पर वो कागज सामने टेबल पर रखकर किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है। तभी थोड़ी देर में घर पर प्रिया आ जाती है और टेबल पर रखा कागज वो देख लेती है और प्रिया वो कागज देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जमीन के कागज पर करण का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर प्रिया बहुत ही गुस्से में बोलती है, अरे ये तो किसी जमीन के कागज हैं। मुझे तो लगता है भैया ने कोई जमीन खरीदी है, लेकिन अगर भैया ने जमीन खरीदी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। और जमीन के कागज पर भी भैया का नाम लिखा हुआ है, पर मेरा नाम नहीं। क्या भैया मुझे धोखा दे रहे हैं? इसका मतलब सुनील मुझे जो सारी बातें बताता था वो सही बातें थी। मैंने ही भैया पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया। प्रिया ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है। करण वहाँ आकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि ये कागज देखकर प्रिया भी बहुत खुश होगी और खुशी खुशी प्रिया से बोलता है, अरे प्रिया, मेरी बहन, तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। बस करो भैया, मैं अब आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अब अपना नाटक आप बंद करो। सुनील ने मुझे आपके बारे में सारी बातें बता दी हैं, पर मैं ही पागल थी जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। वो तो बेचारा मुझे सही कह रहा था कि तुम अपने लिए कुछ न कुछ बड़ा ही करोगे और उसमें मेरी कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी, और आपने वही किया। आपने अपने नाम से जमीन खरीद ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे बहन, तू मेरी बात तो सुन। अब सुनने के लिए रह ही क्या गया है भैया, जो मैं आपकी बातें सुनूं? अब मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। प्रिया गुस्से में घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और जाकर सुनील के घर में रहने लगती है। ये सब देखकर करण को बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो उसी दिन जाकर जमीन के कागज पर से अपना नाम हटवा करके प्रिया का नाम डलवा देता है। फिर करण उसी दिन प्रिया के घर जाकर प्रिया से बोलता है, प्रिया मेरी बहन, ये लो जमीन के कागज। मैंने पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। प्रिया, अब तुम चलो ना मेरे साथ, घर चलो। अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में कभी नहीं जाऊंगी और अच्छा होगा तुम भी यहाँ से चले जाओ। करण नाराज मन से कागज वहीं रखकर वहाँ से चला जाता है। प्रिया सुनील के साथ ही रहती है, लेकिन वो करण के पास वापस अपने घर नहीं लौटी, जिसकी वजह से करण अपने घर पर अकेला हो गया था। फिर कुछ महीनों बाद प्रिया रोते हुए अपने घर करण के पास वापस आती है। प्रिया को आते हुए देखकर करण बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरी बहन प्रिया, तुम अपने घर वापस आ गई। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो भैया। जब मैं आपके खिलाफ गई, वो सुनील बहुत ही गंदा लड़का है। उसने जमीन अपने नाम करवा ली है और मुझे भी अपने घर से बाहर निकाल दिया। और भैया, मेरे पास जितने भी पैसे बचे थे, उसने वो पैसे भी मुझसे ले लिए। कोई बात नहीं बहन, पर अब तुम मेरे पास मेरे घर पर ही रहोगी।
और सारी बातों को भूल जाओ। ठीक है, अब चलो मेरे साथ, हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान सब ठीक कर देंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन आंख बंद करके भगवान को याद करने लगते हैं और सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। दोनों भाई बहन की अच्छाई देखकर वहाँ एक परी प्रकट होती है और दोनों भाई बहन से बोलती है, तुम दोनों भाई बहन की अच्छाई देखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम दोनों भाई बहन तो भगवान पर बहुत विश्वास करते हो ना, इसलिए तुम दोनों आज मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें सोने और चांदी के 2 बेड दे रही हूँ, जिससे तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और ये दोनों ही बेड कोई मामूली बेड नहीं है। सोने और चांदी के साथ साथ ये दोनों ही बेड जादुई हैं। ये सोने और चांदी के बेड तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो तुम इन सोने और चांदी के बेड से बोल सकती हो। तुम दोनों भाई बहन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन परी, उस सुनील ने हमारी जमीन के कागज ले लिए हैं। मैं जानती हूँ प्रिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहाँ पर सोने और चांदी के 2 जादुई बेड प्रकट करती है और वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले प्रिया उस बेड से अपनी जमीन के कागज मंगवाने के लिए बोलती है। प्रिया के इतना बोलते ही देखते वो कागज उनके बेड पर आ जाता है और अब उस कागज पर करण का नाम होता है। ये देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं और उन दोनों बेडों की मदद लेकर वो अपने जैसे और भी लोगों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।